जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वो लाइक बटन दबाना ना भूलें, हम पे बड़े उपकार होंगे। मित्रों, 1 अक्टूबर के 1760 के दिन दिल्ली में एक शानदार समारोह भाऊ ने आयोजित किया था। उस समारोह में अली गौहर के पुत्र जवान बख्त को वली अहद भाऊ ने बना दिया था। वली अहद यानी शहजादा, भविष्य का मुगल बादशाह। जवान बख्त को भाऊ ने बना दिया था। अब इससे एक दिल्ली वालों को मैसेज था, इनफैक्ट सारे उत्तर भारतीयों को भाऊ ने आश्वस्त इस समारोह के जरिए किया कि दिल्ली के तख्त पे मोमिन ही बैठेगा, किसी काफिर को और वो भी मरहट्टे को हम कभी दिल्ली के तख्त पे नहीं बिठाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज भाऊ ने उत्तर भारतीयों को इस समारोह के जरिए दिया। सितंबर से ही मित्रों कुंजपुरा ढाने की, उस पर हमला करने की कवायतें मराठों ने शुरू कर दी थी। बागपत और सोनीपत, यहाँ की पठान की चौकियाँ जो थी वो मराठों ने सितंबर के एंड में ही हस्तगत कर ली थी। बलवंतराय मेहेंदड़े उसके अग्रिम पंक्ति के सरदार थे, जिन्होंने बागपत और सोनीपत की चौकियाँ हस्तगत की थी। बलवंतराव मेहेंदड़े ने एक जगह पे लिखा है कि हम पानीपत पहुंच गए हैं, लगता है नदी का पानी 8 दिन में उतर जाएगा। गिलचे दिल्ली से नजदीक सामने वाले तट पे मौजूद है। यहाँ पैसों की भारी कमी है। सीधी बात है, भाऊ पैसों से जूझ रहा था तो उसके सरदार कोई अलग नहीं थे, वो भी पैसों से, भारी मात्रा में पैसों की कमी से जूझ रहे थे। आगे मेहेंदड़े लिखता है, भाऊ साहब के हिम्मत पे हमें विश्वास है। ये एकजुट और निष्ठा दिखाता है। ये बलवंतराय का 12 अक्टूबर 1760 का पत्र है, जब ये लोग कुंजपुरा के रास्ते थे। माने सबसे अग्रिम पंक्ति में ये 3-4 सरदार कुंजपुरा की तरफ निकल चुके थे। अब इसमें विट्ठल शिवदेव थे, शिंदे थे, होलकर थे और स्वयं बलवंतराय मेहेंदड़े भी थे। अब उसके बाद की जो पंक्ति थी उसमें स्वयं भाऊ और अपना इब्राहिम खान गारदी 3 तोपों के साथ और अपने पठानों के फौज के साथ मौजूद था। सबसे आखिर में निकले हैं दमाजी गायकवाड़। जैसे मैंने मित्रों कल आपको कहा था कि कुंजपुरा का वो रास्ता था जहाँ से अब्दाली बड़ी आसानी से नदी पार कर सकता था और स्वदेश भी लौट सकता था। तो इसी वजह से उसने कुंजपुरा का चयन किया था। अब मराठे कुंजपुरा की तरफ बढ़ते हुए ये खबर अब्दाली को मिली। अब्दाली बड़ा अस्वस्थ हो गया। अब्दाली ने तुरंत अपने पठानों को अन्य मार्ग ढूंढने के लिए यमुना तट पे भेजा। अब्दुल समद को मदद मिलने तक किसी तरह टिके रहने की सलाह देने वाला पत्र अब्दाली ने भेजा। ये पत्र मित्रों कुंजपुरा में अब्दुल समद तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बीच में इस पत्र को मराठों ने जब्त कर लिया। सारी मराठी सेना यानी तीनों पंक्तियां 3 दिन में बिना रुके कुंजपुरा तक पहुंची। इब्राहिम खान लोधी ने अपनी तोपें दागना शुरू कर दिया। किले के बाहर किले की रक्षा के लिए 7,000 अफगानी मौजूद थे। अब इन 7,000 अफगानियों से वहां मराठों का भीषण युद्ध हुआ। जनको जी सबसे आगे थे, जाहिर है उन्हें दत्ता जी के हत्या का बदला जो लेना था। इब्राहिम खान ने अपने फ्रेंच तकनीकी तोपों से किले में आखिरकार छेद कर ही लिया। और मित्रों ये छेद इतना बड़ा था
कि घुड़सवार अपने घोड़े पे सवार होके अंदर प्रवेश कर सके। इतना बड़ा छेद इब्राहिम खान गारदी ने कर दिया था। अब उस छेद से अंदर घुसा दमाजी गायकवाड़। दमाजी ने हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अंदर किले के अंदर पांव रखा। जहां गिलचे दिखे वहां मराठा तलवारों ने उनका सफाया कर दिया। मियां कुतुब और अब्दुल समद ये दोनों महल में थे, जिन्हें मराठों ने तुरंत कैद कर लिया। दामाजी ने उन्हें हाथी पर बंदी अवस्था में भाऊ के पास भेज दिया। उन्हें देखते ही भाऊ का खून खौल उठा। भाऊ ने उन्हें नीचे उतारा और तुरंत वही बंदी स्थिति में उन दोनों का शिरच्छेद कर दिया जगह पे। मित्रों, ये मराठों के इतिहास में ये एक अनोखी घटना है। जनरली शरण आए हुए शत्रु को मराठों ने अनंत घटनाओं में जीवित छोड़ा है। प्रतापराव गुर्जर का एपिसोड आपने जरूर सुना होगा, जो प्रतापराव गुर्जर ने किया। वैसे हमारी लीगेसी तो पिथौराजी से चालू होती है। पिथौराजी ने क्या किया था, माता नायकी देवी ने क्या किया था? उन्होंने घोरी को मारा नहीं था, भगाया था माउंट आबू से। दत्ताजी के हत्या का दुख सारे मराठों के हृदय में एक बड़ा घाव जैसा था। मित्रों, ये उठाया हुआ कदम मराठों का प्रतिशोध ही है। अब इस हत्या को सुन के अब्दाली भी वहां प्रक्षुब्ध हुआ। इस दिन बाद मित्रों, लेकिन ये जो पानीपत के युद्ध का रंग है ना, ये पूरी तरह से बदलता हुआ हमें दिखता है। भाऊ ने किए गए शिरच्छेद से अब्दाली के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भाऊ बनाना चाहता था। ऐसे हुआ? देखते हैं आगे। मुसलमानों ने किए गए हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और उनकी नृशंसता से भाऊ बहुत क्रोधित हुआ और भाऊ ने इस तरह की हत्या करके मुसलमानों को शायद आईना दिखाने का काम किया। वैसे राघोबा दादा ने बताऊं कि राघोबा दादा ने भी अब्दुल समद को एक बार पकड़ा था, आपको याद होगा, मैंने बताया आपको, लेकिन 5 लाख के बदले उसे छोड़ दिया गया था। अब इस हत्या के कृत्य से मराठे और पठानों में विद्वेष की सारी सीमाएं लांघ दी थी। इसका परिचय हमें अब्दाली ने 14 जनवरी 1761 में जो किया है ना, तो इसका परिचय हमें होता है। सरदारों ने कुंजपुरा किले पे अपनी चौकियां बिठा दी थी। नजीब का एक समधी था, नजाबत, जो परिवार के साथ महल के कमरों में छुपा था। बखरकार के तथ्यों को माने तो बखरकार कहता है कि नजाबत नजीब का समधी था और नजीब ने ये नजाबत के लौंडे को अपनी लड़की दी थी। तो ये जमाई राजा भी नजाबत के साथ था। सख्ती से पूछने पर नजाबत ने 15 लाख रुपए राशि का ठिकाना बता दिया, जहां उसने ये किले पे राशि रखी थी। राशि थी 15 लाख रुपया, 15 लाख के सिक्के ही होंगे। मराठों ने उस ठिकाने से 15 लाख रुपए अपने कब्जे में कर लिए और पूरे किले को तहस नहस कर डाला। मित्रों, किले की हालत ऐसे की है कि आज तक वो किला उसी भग्नावस्था में हमें नजर आता है। आप जाके कहीं देख लो किला, बहुत भयानक स्थिति है किले की। कुंजपुरा में 7,000 की पठान सेना और किले में 3-4 हजार किले के अंदर मोमिन भी थे,
भाऊ ने सब को निपटाया। टोटल डेवेस्टेशन जिसे कहते हैं वैसे कुंजपुरी किले का कर दिया। भाऊ को जो चाहिए था ऑफ कोर्स भाऊ को भी मिल गया। एक दत्ताजी का हत्यारा तुरंत मारा गया। 15 लाख रुपए की राशि मिली। अनाज भी भरपूर मात्रा में मिला। अब कुछ पुस्तकों में विशेषता ये एलिट वगैरह जो लोग हैं उन्होंने ये राशि को 7 लाख रुपए बताया। हो सकता है कि भाई ये 15 लाख ना हो, हमारे बकरकारों ने लिखा है 15 लाख रुपए, बाकी अलग लोगों ने लिखा है 7 लाख रुपए, हो सकता है। मैं कभी भी इतिहास के संख्याओं पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। वो आपको पता है ना तैमूर लंगड़ा, आईने तैमूरी में भी लिखा है कि भाई तैमूर लंगड़ा ने 1 लाख हिंदुओं कैदियों को कश्मीर से वो दिल्ली लेके आया था और जमुना तट पे बिठाया था। बाद में अंदर अपने काजी से तैमूर ने पूछा कि बताओ भाई ये इन कैदियों का क्या करे। मुल्ले ने दाढ़ी खुजाई और तुरंत कहा काट डालो। आगे लिखा है 1 लाख कश्मीरी हिंदू तैमूर लंगड़े ने मारे। 1 लाख हिंदू यमुना तट पे बिठाए और ऐसे हंसते हंसते उसके सेना ने काट दिए। नहीं विश्वास बैठता। चलो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मैं इतिहास में आंकड़ों पे मैं विश्वास रखना मैंने छोड़ दिया है। हाँ, हम इससे ये कह सकते हैं कि तैमूर लंगड़ा ने कुछ कश्मीर से जो हिंदू कैदी थे उसको काम करने के लिए दिल्ली तक लाया। बाद में उन्होंने शायद काम उसने ले लिया। उसके बाद उसे पता नहीं चला कि भाई हिंदू कैदियों का मैं क्या करूँ। काजी को पूछा, काजी ने बोला काट डालो, तो उसने कुछ काट डाले होंगे। तो ये आंकड़ा 5000 भी हो सकता है, 1000 1500 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, पता नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे अनमोल चीज मराठों को कुंजपुरा में मिली और वो है दत्ताजी का प्रिय गजराज जवेर, जो बुराड़ी में दत्ताजी की हत्या के बाद पठान उस जवेर को भी ले उड़े थे। वो जवेर गजराज मराठों को फिर मिला और मराठों ने बड़े प्यार से उसे अपने दल में शामिल कर लिया। रविवार 19 अक्टूबर 1760 को विजयदशमी थी। बड़े धूमधाम से मराठों ने कुंजपुरा में दशहरा मनाया। सारी फौज की एक बार फिर भाऊ ने गंती की और सरदारों के साथ उसने किले पे ही सीमोल्लंघन का जो विधि है दशहरे का वो उसने निपटाया। विश्वासराव को सभी सरदारों ने सम्मान पूर्वक सबसे आगे खड़ा कर दिया था। विश्वासराव आगे आने के बाद तोहफे भी इब्राहिम खान गारदी ने धड़काई थी। अश्विन शुक्ल 8 17 अक्टूबर को मराठों ने कुंजपुरा किले पे विजय प्राप्त की। 23 अक्टूबर को नाना पुरंदरे ने एक पुणे वालों को पत्र भेजा। दिल्ली का बंदोबस्त करके श्रीमंत कुंजपुरा आ गए। अब्दाली की 10,000 के फौज के साथ समत खान और कुतुब खान भी थे। सीधा वार करके उन्हें निपटाया। पूरे गांव पे मराठों का कब्जा हुआ है। लूट में घोड़े और ऊंट भी मिले हैं। सारे लश्कर को अनाज का भी भरपूर बंदोबस्त इस लूट के जरिए हुआ है। यहाँ गत 2-3 माह अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। आप और मातोश्री दोनों चिंता में होंगे, इसलिए ये वर्तमान मैंने लिखा है। सारी मराठी सेना मित्रों विजयोन्माद में झूम रही थी कुंजपुरा में, लेकिन पूर्व दिशा में गोपाल राव और गोविंद राव अपने हर कार्य में अपयशी होते जा रहे थे। रोहिला खंड पूरा का पूरा हाथ में
लेने को भाऊ ने कहा था, नहीं हो सका। अब्दाली के रसद के जितने भी मार्ग रोहिलखंड से जाते थे उनको बंद करने के लिए भाऊ ने कहा था, नहीं हो सका। अब्दाली के बागपत के बाजू अब्दाली ने जो नदी पार की है उस प्रयासों की जानकारी गोविंदराव के गुप्तचरों को नहीं थी। पूरे रोहिलखंड से लखनऊ तक ये न केन प्रकारेण दंगा फैलाना था जो भाऊ ने कहा था, नहीं हो सका। पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। बाकी का तो ठीक है, वो 50 कारण तो हम सुन चुके हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है अब्दाली की रसद तोड़ना। गोविंद पंत ने वही एकमात्र काम बड़े तन्मयता से, लगन से करना चाहिए था जो गोविंदराव ने नहीं किया। अब्दाली की सप्लाई चेन काटनी थी। अब बताओ, सप्लाई चेन 1 लाख के करीब फौज के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमें तो ज़्यादा सैन्य और उसके रणनीति के बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना तो हम समझते हैं कि 1 लाख की फौज अगर खड़ी है और सप्लाई चेन की जो लाइन है वो अगर टूट जाती है तो उस सेना का क्या होता होगा, हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है गोविंद पंत ने ये एक चूक तो 100% की है कि सप्लाई लाइन वो तोड़ नहीं सके रोहिलखंड में। भाऊ के 25 अक्टूबर का भी एक पंत को आया हुआ लेटर है। उस पत्र में भी भाऊ ने यही, मैंने जो ऊपर कहा ना, यही सारे प्रश्न भाऊ ने भी खड़े कर दिए हैं कि भाई लगातार 3-4 महीने का काल आपके हाथ में था, आपको एग्जैक्ट मालूम था क्या करना है, तो सारे के सारे काम आप अधूरे कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर है मित्रों। गोविंद पंत तो क्या बाय डीएनए वो तो कारभारी आदमी था। उसे क्षत्रिय तो बाजीराव ने बना दिया था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो वो क्षत्रिय तो गोविंद पंत कभी था ही नहीं बचपन से, तो उसकी अपनी एक मर्यादा थी, जो मर्यादा आज सामने आई है। वंदे मातरम।